विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी पाठों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को देखने वाले मेरे सभी छात्रों को और सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सब्सक्राइब करने से मेरे आने वाले लेटेस्ट नए वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएंगे। और मैं इस वीडियो की लिंक शेयर करता हूं, वह लिंक भी ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट्स करें, आपकी प्रतिक्रिया भेजिए ताकि आपकी कमेंट से हम लोगों को नया वीडियो तैयार करने के लिए प्रेरणा देती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई का 9वां पाठ, जिसका नाम है मेरे पिताजी। क्या नाम है दोस्तों पाठ का? मेरे पिताजी। इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इसके लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ये अपने फिल्म इंडस्ट्रीज के सुप्रसिद्ध हीरो अमिताभ बच्चन इनके पिताजी हैं। तो चलिए दोस्तों, लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं, वह इस प्रकार। तो चलिए दोस्तों, लेखक का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार। हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश यूपी के प्रतापगढ़ में हुआ था। मधुशाला आपकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है जिसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। आपकी प्रमुख कृतियां मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल हलाहल, खादी के फूल हलाहल, धार के इधर उधर आदि कविता संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा के 4 खंड आदि आपकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों, यह था लेखक का संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में हम, यह जो गद्य है पूरक पठन है दोस्तों, यह इससे संबंधित प्रस्तावना विषय प्रवेश को समझते हैं, वह इस प्रकार। प्रस्तुत पूरक पठन मेरे पिताजी के लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित यह एक आत्मकथा है। आत्मकथा
हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। इसमें स्वयं व्यक्ति अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। निष्पक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। तो दोस्तों, यह था गद्य या यह जो पूरक पठन है मेरे पिताजी, इससे संबंधित यह प्रस्तावना थी, विषय प्रवेश था। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम प्रस्तुत पाठ पूरक पठन मेरे पिताजी का मुखर वाचन करते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं और पूरक पठन का संक्षिप्त स्पष्टीकरण को समझते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक में हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई का पूरक पठन क्रम 9, जिसका नाम है मेरे पिताजी, लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित पूरक पठन का इस पाठ का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की किताब साथ में लेकर बैठते तो और भी अच्छी बात है। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 72 खोल के रखेंगे। इसमें दोस्तों पंक्तियां हैं पायनियर प्रेस, पायनियर प्रेस, इस पंक्ति से लेकर तो दंगा हो गया था, इस पंक्ति तक का सबसे पहले मुखर वाचन सुनते हैं वह इस प्रकार। पायनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज्यादा की तरफ। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से। साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फबती थी, और दुपल्ली टोपी। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता था। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में जरूर होता। मौसम
साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी जरूर ली होंगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। तो चलिए दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इन पंक्तियों में पायनियर प्रेस से लेकर दंगा हो गया था, यहाँ के इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को पहले समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, पाबंदी मतलब बद्धता, लिखावट मतलब लिखना या लेखन, विनम्र मतलब नम्र, निश्चल मतलब स्थिर, विशिष्टता मतलब विशेषता, पिछड़ा मतलब पीछे पड़ा हुआ, या जो काम पीछे रह जाता है ना, हाँ, उसे भी पिछड़ा कहते हैं दोस्तों। दफ्तर मतलब कार्यालय, जुटे रहना मतलब लगे रहना, सहकर्मी मतलब साथ काम करने वाले, प्रिय मतलब प्यारे, अनुमान मतलब अंदाजा, पोशाक मतलब पहनावा, अचकन मतलब शेरवानी, फबना मतलब जचना या अच्छा लगना, दुपल्ली मतलब दो पल्ले वाली, गुलबंद मतलब ऊनी पट्टी जिसे सर्दी से बचने के लिए गले में लपेट लिया जाता है, विलायत मतलब विदेशी या फिर परदेशी, छाता मतलब छतरी, मौसम मतलब ऋतु, तालीम मतलब शिक्षा, दंगा मतलब लड़ाई झगड़ा। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यहां पर हम ये जो पंक्तियां हैं, पायनियर प्रेस से लेकर तो दंगा हो गया था, इन पंक्तियों का, इस पैराग्राफ का स्पष्टीकरण सुनते हैं। वह इस प्रकार, प्रस्तुत पूरक पठन मेरे पिताजी के लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरे पिताजी को पायनियर प्रेस में समय की पाबंदी अर्थात समयबद्धता, मेरे पिताजी पायनियर प्रेस में काम करते थे और उस प्रेस में पिताजी की समय की पाबंदी अर्थात समयबद्धता, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, साथ ही साथ विनम्र व्यवहार के कारण एक विशिष्टता दे दी थी, मतलब एक विशेषता दे दी थी। मेरे पिताजी अपना काम खत्म करके जो सहयोगी थे, मतलब साथ में काम करने वाले जो थे, क्लर्क, उन क्लर्कों का पिछड़ा हुआ काम भी अपनी मेज पर अर्थात अपने टेबल पर रख लेते और दफ्तर अर्थात कार्यालय बंद हो जाने के घंटों बाद भी रात देर तक काम में जुटे रहते थे, मतलब काम में लगे रहते थे। इसीलिए वे उस कार्यालय के अधिकारियों और अपने सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए थे। घर से दफ्तर मतलब कार्यालय 4 मील दूर होगा, इससे कुछ कम भी हो सकता है, क्योंकि फासले के मामले में मेरा अनुमान, क्योंकि
फासले मतलब अंतर के मामले में मेरा अनुमान, अंदाजा हमेशा गलत होता है। हमेशा मेरा अंदाजा ज्यादा की तरफ ही होता है। पिताजी हमेशा पैदल ही आते जाते हैं। शायद हो सकता है 2 पैसे बच जाए, या फिर उस समय गाड़ियों की उतनी सुविधा नहीं थी जो आज है, इसलिए भी पैदल आते जाते होंगे। उस समय भी साइकिल थी, लेकिन उन्होंने साइकिल न खरीदी थी और न उसकी सवारी की थी। स्वयं शासन के बारे में पिताजी सख्त थे। दफ्तर अर्थात कार्यालय के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अर्थात पहनावा अपनाया, और जितने दिन दफ्तर में अर्थात कार्यालय में गए उसी पोशाक में गए। जैसे कि पोशाक में काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन अर्थात शेरवानी उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फपती थी, मतलब जचती थी शेरवानी उनको। और दुपल्ली अर्थात 2 पल्ले वाली टोपी पहनते थे। जाड़ों में अर्थात ठंड के मौसम में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलबंद अर्थात ऊनी पट्टी जो सर्दी से बचने के लिए गले में लपेटे रहते हैं, तो वही ऊनी गुलबंद मेरे पिताजी भी गले में लपेट लेते थे। दफ्तर अर्थात कार्यालय से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायत अर्थात विदेश से आती थी, प्रदेश से आती थी और बहुत ही महंगी होती थी दोस्तों। पिताजी जब भी बाहर निकलते तो छाता अर्थात छतरी उनके हाथ में जरूर होती थी। यदि मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, लेकिन छड़ी पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत होती थी दोस्तों। लंबी लाठी घर में कभी रखते नहीं थे, पर लाठी चलाने की तालीम मतलब लाठी चलाने की शिक्षा पिताजी ने कभी जरूर ली होगी, क्योंकि लाठी बहुत अच्छे चलाते थे पिताजी। हाँ, मुझे एक बात हमेशा याद रहती थी। शहर में किसी कारण हिंदू और मुसलमान दंगा मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया था। यह बात मैं कभी भूल नहीं सकता, हमेशा याद रहती है यह बात। तो दोस्तों इस प्रकार से यह स्पष्टीकरण था इस पैराग्राफ का। तो चलिए दोस्तों अगले पैराग्राफ में, तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 72 और 73 के ऊपर जो पंक्तियां है, पिताजी ने धोती, इस पंक्ति से लेकर तो शांति बनी रही इस पंक्ति तक का सबसे पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बाया हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूं, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है, कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है, 4 ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। अकेले सिर फिरे की बात
समझी जा सकती है। चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया। धर्म का नाता है तो पांच पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुसलमानों ने कट मरने से 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम खत्म होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे। एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब यह जो पंक्तियां है, पिताजी ने धोती से लेकर तो शांति बनी रही, इस पंक्ति तक का, इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार: कुर्ता मतलब कमीज, शर्ट। चढ़ाना मतलब ऊपर करना। दाहिना मतलब राइट हैंड, दाहिना हाथ बोलते हैं ना, मतलब राइट हैंड, राइट हाथ। बाया मतलब लेफ्ट, हाँ, लेफ्ट हैंड। नंगे पांव मतलब पैर में जूते या चप्पल न होना, या पैर में कुछ भी नहीं होना। आत्मरक्षा मतलब खुद की रक्षा। चुनौती मतलब चैलेंज। पीटना मतलब मारना। बहादुरी मतलब हिम्मत। बेसमझी मतलब जिसमें कोई समझ नहीं है, ऐसा। असर मतलब परिणाम। दंगा मतलब लड़ाई झगड़ा। मुहल्ला मतलब गली, या फिर हम जिस इलाके में रहते हैं, हाँ, उसी इलाके को मुहल्ला भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पंक्तियां हैं, पिताजी ने धोती, इस पंक्ति से लेकर तो शांति बनी रही, इन पंक्तियों तक का, इस पैराग्राफ का सरल अर्थ स्पष्टीकरण को समझते हैं। वह इस प्रकार: प्रस्तुत पूरक पठन मेरे पिताजी के लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली, अर्थात कुर्ते की बाहें इस प्रकार से ऊपर कर ली, और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ अर्थात राइट हाथ से कंधे पर संभाल कर अर्थात रख कर, बाया हाथ मतलब लेफ्ट हाथ तेजी से हिलाते, नंगे पांव मतलब बिना जूते या चप्पल के आगे बढ़ गए। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं लड़ने नहीं आया, अर्थात मैं झगड़ने नहीं आया। लड़ाई झगड़ा करने को आता तो साथ में कुछ लोगों को भी साथ लेकर आता, और रही बात डंडे की, तो आत्मरक्षा के लिए अर्थात स्वयं की रक्षा के लिए। रही बात
डंडे की, तो आत्मरक्षा अर्थात स्वयं की रक्षा के लिए डंडा हाथ में रखा है। डरने की जरूरत नहीं। यदि कोई मुझे अकेले चुनौती मतलब चैलेंज देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई होती है। चार ने मिलकर किसी एक को पीटा अर्थात मारा, तो इसमें कौन सी बहादुरी वाली अर्थात कौन सी हिम्मत वाली बात हुई? अकेले सर फिरे अर्थात पागल की बात समझी जा सकती है। चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की अर्थात जिसमें कोई समझ नहीं होती है, ऐसी लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया, यह कोई अच्छी बात नहीं है। धर्म का नाता है तो आजू बाजू पड़ोसियों का इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से अर्थात एक दूसरे से जुड़कर रहने के लिए बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? हां, लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना ही होगा, मिलजुल कर रहना ही होगा। 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुसलमानों के 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा और न कभी इस्लाम खत्म होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे अर्थात जुड़कर रहे। एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। पिताजी की बातों का असर नहीं हुआ, मतलब पिताजी के बातों का परिणाम नहीं हुआ। उस दंगे में अर्थात लड़ाई झगड़े में फिर से कोई वारदात नहीं हुई। दोस्तों, इस प्रकार पिताजी ने जब लोगों को समझाया तो पिताजी के बातों का असर हुआ, मतलब पिताजी की बातों का एक अच्छा परिणाम हुआ। उस दंगे में अर्थात लड़ाई झगड़ा जो था, तो वह लड़ाई झगड़ा ऐसे वारदात फिर से कभी नहीं हुए, क्योंकि यह पिताजी के बातों का ही एक अच्छा असर था, एक अच्छा परिणाम था, जो बाद में कभी भी ऐसे दंगे नहीं हुए, लड़ाई झगड़े नहीं हुए, ऐसी वारदात नहीं हुई। इसके आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन हमारे मोहल्ले में, गली में शांति बनी रही। तो इस प्रकार दोस्तों, यह जो पैराग्राफ था उसका यह सरल अर्थ स्पष्टीकरण था। दोस्तों, अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 73 के ऊपर जो पंक्तियां है, मेरे पिता, इस पंक्ति से लेकर तो भीगी हुई थी इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, मेरे पिताजी का दैनिक जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला, नियमबद्ध और नैमित्तिक था। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचादि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए
चले जाते। पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते। साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। बगल की दीवार में एक अलमारी थी। उस पर एक बस्ते में बंधी 2 पुस्तकें रखी रहती। एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता और अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रेहल रखकर उस पर पोथियां खोली जा सके। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए, उसे ही नवाहिक पाठ कहते हैं। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हैं। पाठ वे सस्वर करते थे। उनकी आवाज सुरीली नहीं थी। गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ, सप्राण और लयपूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज सारे घर में गूंजती थी। आवाज की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है और जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूं कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दालन के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था, जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूं। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। अब मैं ऐसा समझता हूं, यह मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। इतना मैं जरूर मानता हूं कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी, जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था। अवधी भाषा में मानस की शैली में अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की शीरा शीरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन।
अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ, ये जो पैराग्राफ है, ये जो पंक्तियां है, मेरे पिता से लेकर तो भीगी हुई थी, इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, दैनिक मतलब प्रतिदिन, नियमबद्ध मतलब नियम में बंधा हुआ, शौचादि मतलब हल्का होना, या हम जिसे बोलते हैं ना टॉयलेट होकर आना, हाँ उसे शौचादि कहा गया है। स्नान मतलब नहाना, फासला मतलब अंतर, सुराही मतलब तांबे का पात्र जिसमें जल लाया जाता है, कोठरी मतलब खोली या रूम जिसे बोलते हैं ना हम, हाँ उसे कोठरी कहा जाता है। अलमारी मतलब लोहे की कपाट या संदूक। रामचरितमानस मतलब श्री राम जी या फिर प्रभु रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित ग्रंथ जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। गीता, यह एक धार्मिक ग्रंथ है, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कोठरी मतलब खोली या रूम। रेहल मतलब ठावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। नवाहिक मतलब 9 दिन या फिर 9 दिन चलने वाला जो पाठ होता है उसे नवाहिक पाठ भी कहते हैं। सस्वर मतलब सप्रान। सुरीली मतलब मीठी मधुर। लयपूर्ण मतलब लय के साथ। सौरी, दोस्तों यह शब्द फिर से सुनिए, सौरी मतलब प्रसूति का कमरा या फिर जिस कमरे में महिला डिलीवरी होती है, हाँ बच्चे को जन्म देती है, ऐसा कमरा जिसे सौरी कहा गया है। दालान मतलब आंगन। खटोला मतलब छोटी चारपाई। श्रवण मतलब सुनना। खटोला मतलब छोटी चारपाई, खटिया, हाँ दोस्तों नींद लेते हैं ना या फिर छोटे बच्चे को डाला जाता है उसके ऊपर, हाँ वही खटोला मतलब छोटी चारपाई। श्रवण मतलब सुनना। सहायता मतलब मदद। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पंक्तियां है, मेरे पिता, इस पंक्ति से लेकर तो भीगी हुई थी इस पंक्ति तक का ये पैराग्राफ का सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण सुनते हैं वह इस प्रकार। प्रस्तुत पूरक पठन मेरे पिताजी के लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरे पिताजी का दैनिक अर्थात प्रतिदिन का जीवन साचे में ढला हुआ था, अर्थात नियमबद्ध, नियमों से बंधा हुआ और नैमित्तिक था। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचादि अर्थात टॉयलेट से निवृत्त होकर ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान करने अर्थात नहाने के लिए चले जाते, गंगा नदी में नहाने के लिए चले जाते। पैदल ही आते और जाते थे। गंगा नदी घर से 3-4 मील के फासले पर अंतर पर थी। गंगा स्नान के बाद ठीक 6:30 बजे लौटते थे। लौटते समय एक सुराही अर्थात एक पात्र जिसमें जल लाया जाता है, जिसमें जल लाते थे, ऐसी सुराही में गंगा जल वे साथ में लेकर आते थे और पूजा पाठ के लिए बैठ जाते थे। पूजा पाठ के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी अर्थात खोली थी, रूम था। बगल की दीवार पर एक अलमारी अर्थात लोहे की कपाट थी, संदूक थी।
उस पर एक बस्ते में अक्सर दो पुस्तकें बंधी रहती थी, एक रामचरितमानस और दूसरी एक रामचरितमानस जो प्रभु रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित ग्रंथ जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, वह एक पुस्तक उस बस्ते में रहती थी। और दूसरी पुस्तक गीता जो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ था। पूजा के कोठरी में, खोली में कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ खोली के दीवार पर, सिर्फ वह जो कोठरी थी उसके दीवार पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी, गिरिधर मतलब गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी, देवों के देव हर हर महादेव शिव जी, रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के प्रतीक श्री गणेश जी, गणपति बाप्पा मोरया, श्री गणेश जी, बल बुद्धि और ऊर्जा के प्रतीक पवन पुत्र हनुमान जी, ज्ञान की देवी माता सरस्वती जी, धन का प्रतीक माता लक्ष्मी जी और शक्ति का प्रतीक मां दुर्गा जी की शीशे में जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकती थी दीवारों के ऊपर। पिताजी को बहुत ही झुककर अर्थात नीचे होकर उस कोठरी में, खोली में जाना पड़ता था। पूजा की कोठरी इतनी छोटी थी कि जब वे पूजा के लिए बैठ जाते थे तो सामने रेहल मतलब ठावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है या फिर पोथिया पढ़ी जाती है, इतनी ही जगह बचती थी। पिताजी रामचरितमानस का नवाहिक पाठ करते थे, मतलब 9 दिन का पाठ करते थे। प्रतिदिन इतना पढ़ते थे जो 9 दिनों में रामायण का पाठ समापन हो जाए। उनकी रामायण मानस अर्थात रामचरितमानस की पोथी आज भी मेरे पास है, जो उनके हाथ के नवाहिक पाठ के निशान लगे हैं। वैसे पाठ वे स्वस्वर सस्वर अर्थात सप्राण करते थे। वैसे पिताजी की आवाज इतनी सुरीली मतलब मीठी नहीं थी, मधुर नहीं थी। गाते हुए तो कभी उनको सुना नहीं था, लेकिन उनका स्वर आवाज साफ सप्राण अर्थात सस्वर और लयपूर्ण था। कोठरी छोटी होने के कारण निकली हुई आवाज सारे घर में गूंजती थी। आवाज की पहली स्मृति अर्थात याद मुझे उन्हीं के रामचरितमानस के पाठ के स्वर की है, और जब तक मैं उनके साथ रहा प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूं कि सौरी में अर्थात प्रसूति के कमरे में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर अर्थात आवाज सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी मतलब प्रसूति का कमरा या फिर जहां महिला डिलीवरी होती है, बच्चे को जन्म देती है, ऐसा कमरा। ऐसे सौरी
पूजा की कोठरी के सामने दालान अर्थात आंगन के एक सिरे में बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब कितना भी क्यों न रोता रहूं, जैसे ही मेरा खटोला अर्थात छोटी चारपाई खटिया पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दी जाती थी तो मैं तुरंत चुप हो जाता था, जैसे मैं भी पिताजी का रामचरितमानस का पाठ सुन रहा हूं, ऐसे लगता था। मेरी माताजी और परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। अब मैं ऐसा समझता हूं, यह मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे रोने से चुप करा देती थी, शांत करा देती थी, जो मुझे रोने से शांत करा देती थी। इतना मैं जरूर मानता हूं कि इन श्रवण अर्थात सुनने के संस्कार ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी। जब मैं जन गीता का रूप दे रहा था, जब मैं जन गीता का रूप दे रहा था, अवधी भाषा में मानस अर्थात रामचरितमानस की शैली में अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन, जिसमें चेतना नहीं, और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की शीरा शीरा, चेतन की शीरा शीरा रामचरितमानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। तो दोस्तों यह था सरल अर्थ स्पष्टीकरण। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 74 के ऊपर पंक्तियां है दोस्तों। पिताजी मौन, इस पंक्ति से लेकर तो मां पर उतारती रहती, मां पर उतारती रहती, इस पंक्ति तक का सबसे पहले हम मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से। कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रज और अवधि की कविता मैं घंटों पढ़ सकता हूं। मानस का तो सस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता मैं घंटे भर भी पढ़ूं तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोश से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहां न जाऊंगा। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। किसी किसी दिन ऐसा भी होता है कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता।
पिताजी को बहुत गुस्सा आता। मां कांपने लगती, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुंचे। वे कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुंचे। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियां बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आता, वे भोजन न करती। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। घर की तीन बुढ़िया, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। मेरी मां न खाती तो वे कैसे खाती? मेरी मां न खाती तो वे कैसे खाती? पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर मां पर उतारती रहती। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब यह जो पंक्तियां हैं उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। मौन मतलब शांत। मौन मतलब क्या दोस्तों? शांत या फिर कुछ न बोलना। शौक मतलब आदत। अखंड मतलब जिसमें खंड न हो। खेद मतलब दुख। रसोई मतलब किचन। दफ्तर मतलब कार्यालय। रवाना मतलब निकल जाना। रवाना होना मतलब निकल जाना। गुस्सा मतलब क्रोध। कांपना मतलब थरथराना। मोहल्ला मतलब गली। उपवास मतलब अन्न ग्रहण न करना। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पैराग्राफ है इसका सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण को समझते हैं, सुनते हैं वह इस प्रकार। प्रस्तुत पूरक पठन मेरे पिताजी के लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, पिताजी मौन अर्थात शांत रहकर गीता पढ़ते थे। हो सकता है चिंतन करने की दृष्टि से रामचरितमानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। रामचरितमानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, लेकिन संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से सुख मिलता था। कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक अर्थात आदत है। ब्रज और अवधि की कविता मैं घंटों पढ़ सकता हूं। रामचरितमानस का तो सस्वर सप्राण अखंड, जिसमें कोई खंड न हो, निरंतर पाठ मैंने कई बार किया है। पर रामचरितमानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता मैं घंटे भर भी पढ़ता हूं तो मेरी जीवा ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता में कहते हुए खेद होता है अर्थात दुख होता है। रामचरितमानस की सूक्ष्म शिराओं की अभी कम ही हुआ है।
वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोश से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहां नहीं जाऊंगा मैं। इस प्रकार दोस्तों यह सरल अर्थ स्पष्टीकरण था इस पैराग्राफ का। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 74 और 75 के ऊपर जो पंक्तियां है, पिताजी के दफ्तर, इस पंक्ति से लेकर तो नींद पूरी करनी है, इस पंक्ति तक का सबसे पहले हम मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में प्राय देर से लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खाकर सो जाते थे। बाद को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चलने पर भी उनकी चलास की तृप्ति नहीं होती थी, और रात को भी 2-3 मील घूम फिरकर आने को वे तैयार रहते थे। तभी तो मैं कहता हूं कि उन्हें चलने का मर्ज था। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर से सोए, उठते वे सुबह 3 ही बजे थे। उठते वे सुबह 3 ही बजे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं, गहराई मांगती है, यानी कम घंटों की भी गहरी नींद ज्यादा घंटों की हल्दी नींद का काम कर देती है। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया है, इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूं कि जब मैं मरूं तो मुझे 7-8 दिन तक यो ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार, दफ्तर मतलब कार्यालय, घूमना मतलब टहलना, स्नान मतलब नहाना, चलास मतलब चलना या चलने की, तृप्ति मतलब इच्छा, अचरज मतलब आश्चर्य, फार्मूला मतलब सूत्र। तो चलिए दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब ये जो पंक्तियां है, ये जो पैराग्राफ है, उसका सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, प्रस्तुत पूरक पठन मेरे पिताजी के लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि पिताजी का दफ्तर से, कार्यालय से लौटने का कोई पक्का समय नहीं था। जब काम खत्म होता था तब लौटते थे। जब नौकरी का शुभारंभ हुआ, उस वर्ष में देर से लौटते थे, जैसे कि कभी 8 बजे तो कभी 9 बज जाते थे, तो कभी कभी इससे भी अधिक देरी हो जाती थी। घर आते ही खाना खाकर सो जाते थे। बाद में नौकरी के जैसे
बाद में नौकरी से जैसे ही जल्दी आने लगे तो खाना खाने के पहले कुछ समय तक पढ़ते, तो कभी खाना खाने के बाद भी पढ़ते थे, और कभी कभी तो बाहर घूमने भी निकल जाते थे, अर्थात बाहर टहलने भी निकल जाते थे। सुबह गंगा स्नान अर्थात नहाने के लिए, गंगा नदी में नहाने के लिए जाते थे। आने जाने के 8 मील और दफ्तर कार्यालय के आने जाने के 8 मील, अर्थात गंगा स्नान को जो जब जाते थे तो वे आने जाने के 8 मील और कार्यालय के आने जाने के 8 मील, ऐसे कुल मिलाकर 16 मील चलने पर भी उनकी चलास की अर्थात चलने की तृप्ति इच्छा पूरी नहीं होती थी, और रात को भी 2-3 मील घूम फिर कर आने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि उनको चलने का मर्ज था। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे कितनी भी देर हो जाए सोने के लिए, रात को चाहे कितनी भी देर हो जाए सोने के लिए, लेकिन उठने का समय सुबह 3 बजे का पक्का था। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है। मतलब कम घंटों की भी गहरी नींद ज्यादा घंटों की हल्दी नींद का काम कर देती है। उनके इस फार्मूले अर्थात सूत्र के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया है, इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूं कि जब मैं मरूंगा तो मुझे 7-8 दिन तक ऐसे ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना भी बहुत सुखद है, आनंद देने वाली है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पैराग्राफ का सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण संपन्न होता है। दोस्तों चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 75 के ऊपर पंक्तियां है दोस्तों। समय की पाबंदी से लेकर तो कहते सुना है, इस पंक्ति तक का मतलब इस आखिरी पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम वक्त का अंदाजा देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान की तिकोनिया पर रख दी। यह घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी और पायनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। पिताजी ने इसे 2 रुपयों में खरीद ली थी। पायोनियर के दफ्तर में यह घड़ी थी। पिताजी ने शायद उसे 2 रुपए में ले ली। यह घड़ी बेहया साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही चली गई। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ी सांच के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। तिकोनिया और खाली इसकी कोई
तस्वीरें मेरे दिमाग में नहीं। मेरे पिता के जीवन पर्यंत वह चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए हैं, अब भी वह चल रही है, मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध के खिलाड़ी उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए थे। मैं जब कभी राम के घर जाता हूं, हिर फिर कर मेरी आंख उस घड़ी पर जा टिकती है। हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, भोज महोत्सव उसने देखे हैं। कितने हर्ष विषाद, अश्रु हास, वाद विवाद, कितने क्रोध कलह, रोदन गायन, श्रम संघर्ष की वह साक्षी रही है। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर नई खुद आराम करत है, न केहू को आराम करे देत है। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया होगा कि ये एक जगह रख दी जाती है। अलार्म से आराम आया हो तो भी कोई अचरज की बात नहीं। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया है, और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब यह जो पैराग्राफ है उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं इस प्रकार। उत्कटता मतलब तीव्रता, निबाहना मतलब पालन करना, सहयोग मतलब आवश्यकता, मदद की आवश्यकता। सहयोग मतलब क्या? मदद की आवश्यकता या सहायता करना। सेंस ऑफ टाइम मतलब वक्त का अंदाजा। दालान मतलब बरामदा। तिकोनिया मतलब 3 कोने वाला। बेहया मतलब बेशरम। अलार्म मतलब समय की सूचना देने वाला आवाज। घड़ी साज मतलब घड़ी ठीक करने वाला। तस्वीर मतलब छायाचित्र। जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर। भोज महोत्सव मतलब खाने के उत्सव या खाने के कार्यक्रम। हर्ष मतलब आनंद। विषाद मतलब दुख। क्रोध मतलब गुस्सा। कलह मतलब झगड़ा। रोदन मतलब रोना। साक्षी मतलब गवाह। उसका मतलब एकर या एकर मतलब उसका। नेई खुद मतलब यह। केहू मतलब किसी। देत मतलब देती। अचरज मतलब आश्चर्य। तो चलिए दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब प्रस्तुत जो पैराग्राफ है, समय की पाबंदी, इस पंक्ति से लेकर तो आखिरी पंक्ति तक कहते सुना है। तो इस पैराग्राफ का सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण को समझते हैं वह इस प्रकार। प्रस्तुत पूरक पठन मेरे पिताजी के लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि पिताजी ने समय की पाबंदी, समय का अनुशासन की उत्कटता अर्थात तीव्रता को अपनाया था। इस समय की पाबंदी को निभाने मतलब पालन करने के लिए घर के लोगों का सहयोग अर्थात सहायता, मदद आवश्यक थी। इसीलिए उन्होंने सेंस ऑफ टाइम मतलब वक्त का अंदाजा देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान मतलब बरामदे में तिकोनिया अर्थात 3
कोने वाले तिपाई पर रख दी। यह घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी और पिताजी जहां काम करते थे ऐसे पायनियर के दफ्तर अर्थात कार्यालय में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वहां वह घड़ी बेकार रद्दी माल के तरह निकाल दी गई, भंगार समझकर निकाल दी गई। तो पिताजी ने उसे 2 रुपयों में, तो पिताजी ने क्या किया दोस्तों, 2 रुपये देकर उस घड़ी को खरीद ली। यह घड़ी बेहया निकली अर्थात बेशर्म साबित हुई, क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत सफाई की, फिर भी वह ऐसी बेशर्मों जैसी चलने लगी तो चलती ही चलती गई। सिर्फ 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती थी। और हां, यह घड़ी अलार्म मतलब समय की सूचना का आवाज भी देती थी। उसको अर्थात घड़ी को कभी घड़ी साज अर्थात घड़ी ठीक करने वाले के यहां मुझे जाने की याद नहीं आती थी, क्योंकि घड़ी कभी बिगड़ती ही नहीं थी। तिकोनिया और खाली, इसकी कोई तस्वीरें मेरे दिमाग में ही नहीं। मेरे पिताजी के जीवन पर्यंत वह चलती रही चलती रही चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने को आ गए। अब भी वह नॉन स्टॉप न रुकते हुए चल रही है। मेरे पास नहीं है, अब वह घड़ी मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र, जो फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध के खिलाड़ी थे, उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में देकर आए थे, मतलब लेकर गए थे। तो वह घड़ी अब रामचंद्र के पास ही है। इसलिए मैं जब भी राम के घर जाता हूं, हिर फिर कर घूम कर मेरी आंख उस घड़ी पर जाकर टिकती है। हमारे घर न जाने कितने लोगों का जन्म मरण, शादी ब्याह, भोज महोत्सव मतलब भोजन के कार्यक्रम उसने देखे हैं। इतना ही नहीं तो कितने हर्ष मतलब आनंद, विषाद अर्थात दुख, अश्रु, हास्य, वाद विवाद के साथ कितने ही क्रोध, कलह अर्थात झगड़े, रोदन, गायन, श्रम और संघर्ष की वह साक्षी रही है, मतलब गवाह रही है, सबूत रही है। मेरी मां कहती है कि नाम तो आराम घड़ी है, लेकिन न तो खुद वह आराम करती है न दूसरे किसी को आराम करने देती है। आराम घड़ी नाम शायद इसीलिए दिया गया होगा कि यह एक जगह रख दी जाती है। अलार्म से आराम शब्द आया हो तो भी कोई अचरज नहीं, मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं, मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इससे भी आगे कहूं तो कभी कभी आराम का आराम शब्द का जो पहला वर्ण है आराम शब्द का छोड़ दिया गया, आराम शब्द का छोड़ दिया गया तो और ऐसी घड़ियों को
कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया है और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते हुए सुना है। तो दोस्तों यह था इसका स्पष्टीकरण। तो इस प्रकार से दोस्तों हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई का पूरक पठन 9 क्रमांक का पूरक पठन मेरे पिताजी लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो सुप्रसिद्ध फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो ऐसे लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित यह पूरक पठन संपन्न होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पाठ यह पूरक पठन समझ में आया होगा। दोस्तों और भी अच्छे ढंग से इस पूरक पठन को समझना है तो यह जो मैंने वीडियो बनाया है इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ अपने हिंदी के नोटबुक में लेखन कर लेंगे और इसका भावार्थ जो है उसको समझेंगे, स्पष्टीकरण को समझेंगे तो और भी ये पाठ आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ महत्वपूर्ण संदेश कोविड-19 कोरोना के इस जागतिक महामारी में घर पर रहे, सुरक्षित रहे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो मैं और भी इस चैनल में अच्छे वीडियो डालने वाला हूं तो वह वीडियो की जानकारी आप लोगों तक अपने आप उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों मैं जो यह वीडियो बनाता हूं उसकी लिंक मैं तुरंत आप लोगों को भेजता हूं, सेंड करता हूं, तो वह लिंक भी अपने दोस्तों में, मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो कैसे लगा इसकी प्रतिक्रिया अर्थात आपकी कमेंट्स भेजें ताकि आपकी कमेंट्स ही हम लोगों को नए नए वीडियो तैयार करने के लिए प्रेरणा देती है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय, शुभकामनाएं।